नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो प्यारे विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य में, उसमें हम आज रीति मुक्त काव्य धारा जो है पढ़ेंगे। रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या है उसका जो है हम वर्णन है वो करने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीति काल के जो रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध जो काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं या कौन कौन से काव्य धारा के क्या क्या लक्षण है वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषता कह दो या प्रवृत्तियां कह दो, एक ही बात है। तो आज हम पहली विशेषता को लेकर पहले हम विशेषता को ये आपको बिंदुओं में आपको वर्णन करना है इसका। तो रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम चित्रण। यानी इस काल के जो कवि थे उन्होंने स्वच्छंद प्रेम का चित्रण है वो अपने कविता में वो किया है, जिनमें हम गणानंद जी की बात भी करते हैं। गणानंद जी का जो प्रेम था वो स्वाभाविक प्रेम था, यानी वो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। उनका जो प्रेम था वो कोई कल्पना या फिर जो है कृत्रिमता उसमें अंतर्गत उसके अंदर नहीं थी। जो था प्रेम वो स्वाभाविक प्रेम था। उन्होंने स्वयं प्रेम किया और प्रेम के जो क्या क्या व्यथाएं हैं, वेदना होती है, उनको उन्होंने जाना और उन्हीं को उन्होंने कविता में स्थान दिया। तो पहली विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों वो है स्वच्छंद प्रेम चित्रण। अब स्वच्छंद प्रेम चित्रण की अगर बात करें तो जो स्वच्छंद जो प्रेम चित्रण का जो प्रेरणा का स्रोत जो है क्या रहा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। कहाँ से इसका रीतिकालीन जो कवि थे उनको ये प्रेरणा मिली कि जो है रीति मुक्त काव्य धारा का जो स्वच्छंद काव्य प्रेम का चित्रण है वो करना चाहिए। तो इसमें सूरदास जी द्वारा जो कृष्ण भक्त, जो सूरदास जी के अलावा जो भी कृष्ण भक्त कवि थे उनके द्वारा कृष्ण और गोपियों का जो स्वच्छंद प्रेम था वो स्वच्छंद प्रेम रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, तो अब स्वच्छंद प्रेम चित्रण का स्रोत या प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सूरदास जी और सूरदास जी के अलावा जो उनके इतर जो कवि थे इन्होंने कृष्ण और जो गोपियों का जो संवाद है जिसे में हम भ्रमर गीत परंपरा को भी हम देखते हैं, तो कृष्ण और गोपियों का जो स्वच्छंद प्रेम है वो जो प्रेम था उसका रीति मुक्त कवियों ने भी क्या किया, अनुसरण किया। तो रीति मुक्त कवियों के आकर्षण और प्रेरणा का वो स्रोत बना। ठीक है, इन्होंने प्रेम का सहज स्वाभाविक वर्णन किया। किन्होंने रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का स्वाभाविक वर्णन किया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यह इस बिंदु में आपको लिखना है। उसमें नायक नायिका का भेद नहीं है, यानी उसमें अगर बात करें तो नायक नायिकाओं का भेद इसमें वर्णन नहीं किया गया है। इन्होंने प्रेम का उसमें जो रीतिकालीन कवियों की जो कृत्रिमता का इसमें अभाव है, यानी रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने प्रेम की कृत्रिमता को स्वीकार नहीं किया, नकली या जो है कृत्रिमता उन्होंने स्वीकार नहीं की, अपितु जो उन्होंने स्वयं भोगा उन्हीं को उन्होंने उस प्रेम को जो है अपने काव्य में स्थान दिया, जैसे घनानंद जी का है। ये ऐन्द्रिक अनुभव की वस्तु नहीं बल्कि सूक्ष्म साधना का विषय है, यानी ये जो प्रेम भाव था वो केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं था अपितु सूक्ष्म साधना का स्थान था या सूक्ष्म साधना का विषय है। जैसे एक उदाहरण आता है गणानंद जी का कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। ये आप हर बिंदु में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका उत्तर है वो क्या होगा, प्रभावशाली होगा। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, गणानंद जी की स्वाभाविक प्रेम अभिव्यंजना यहाँ पर व्यक्त हुई है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं, जहाँ सांचे चले तजी आपन पो, जहाँ
सांचे चले तजी आपन पो, और झिझके कपटी जे निशांक नहीं, झिझके कपटी, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। तो यहाँ पर प्रेम मार्ग पर जो चलेगा वो क्या होगा? प्रेम मार्ग बड़ा सीधा सरल मार्ग है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, बहुत सरल। ये गणानंद जी की अभिव्यक्ति है। गणानंद जी ने ऐसा अनुभव किया। आपको पता ही है कि गणानंद जी सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, ठीक है। और जो एक तरफा जो प्रेम था, एक निष्ठ प्रेम वो करते थे किससे? सुजान से। लेकिन सुजान ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, तो गणानंद जी जो है उसके प्रेम को भूल नहीं पाए। तो उन्होंने जो प्रेम उससे किया, उस वेदना को उन्होंने अपने इन ग्रंथों में, अपने कविता में ढाला, और फिर उसको दूसरे रूप में यानी कृष्ण के रूप में सुजान को चरितार्थ किया। तो उन्होंने देखिए प्रेम की अभिव्यंजना, जो स्वाभाविक प्रेम था उसकी अभिव्यंजना करते हुए लिखा कि अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। बहुत सरल और सीधा मार्ग है प्रेम का, जहाँ नेकु मने थोड़ा सा भी, श्यानप बांक नहीं यानी टेढ़ा नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। प्रेम मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है। वहाँ पर वही चल सकता है जो सीधा हो, सरल हो, जिसका हृदय सरल हो, जिसके हृदय में कपट हो, वो उस प्रेम मार्ग पर नहीं चल सकता। जहाँ सांचे चले, जहाँ सत्य वाले हैं वही चल सकते हैं। जी आपन को मैंने अपना अहंकार कपट है वो छोड़ करके चल सकता है। झिझके कपटी, उस प्रेम मार्ग में कपटी व्यक्ति झिझकता है, जे निशांक नहीं, उसको बिल्कुल भी वो उस मार्ग पर जाने में झिझकता है। ये सही बात है, ये बात इसमें बताने की कोशिश की है गणानंद जी। तो इस प्रकार से आप ये पद भी लिखेंगे तो यहाँ पर ये इंद्रिय सुख अनुभव की वस्तु नहीं बल्कि सूक्ष्म साधना का विषय है। इस प्रकार से आगे आप लिख सकते हैं गणानंद जी की स्वाभाविक प्रेम अभिव्यंजना इस प्रकार से व्यक्त हुई है। फिर ये आप ये जो है पद आप लिख देंगे तो इस प्रकार से आपका ये जो बिंदु है वो प्रभावशाली हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने ठीक ही लिखा है। एक आलोचक हुए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका इतिहास का एक इतिहास की किताब भी चलती है, इन्होंने ग्रंथ लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दूसरा इतिहास इस प्रकार से लिखा है इन्होंने। तो इन कवियों का प्रेम न तो, इनको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है यानी जो उद्धरण चिन्ह इसमें लिखना है कि बच्चन सिंह जी ने ठीक ही लिखा है कि इन कवियों का प्रेम न तो रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी है, यानी रीतिबद्ध जो कवि थे उनका जो प्रेम था वो शारीरिक प्रेम था, यानी केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है उन्होंने किया प्रेम के लिए। तो उनका जो प्रेम है न तो रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी है और न प्लेटिनिक प्रेम की तरह अशरीरी है और नायकी है, यानी नायिका नायिकाओं की तरह उनका प्रेम नहीं है। इनकी स्थिति कुछ मध्यवर्तनीय, यानी इनकी स्थिति जो है मध्य मार्गी है, मध्यम वर्तनी है। तो इस प्रकार से ये बात बच्चन सिंह जी लिखते हैं। तो ये आप अगर थोड़ा बहुत लिख देंगे तो अच्छा प्रभावशाली आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो बिंदु है, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु की बात करें तो वो है भक्ति का स्वरूप। रीति मुक्त काव्य धारा की दूसरी विशेषता है या प्रवृत्ति है भक्ति का स्वरूप। भक्ति का स्वरूप में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? आपको लिखना है कि रीति मुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का गान तो किया, किंतु केवल इतने भर से हम उन्हें कृष्ण भक्त नहीं कह सकते। यहाँ पर बात कही जा रही है कि रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, रीति मुक्त कवियों ने राधा कृष्ण जो है उनकी लीलाओं का गान किया, यानी वर्णन उन्होंने किया अपने पदों में, अपनी कविताओं में। किंतु इतने भर से हम केवल ये नहीं कह सकते कि वो कृष्ण भक्त थे, यानी इतने भर से हम उन्हें कृष्ण भक्त नहीं कह सकते। इनके राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका मात्र है। ये मैंने बता दिया कि भक्ति काल में जहाँ राधा और कृष्ण को आराध्य या इष्ट के रूप में स्वीकार किया था हमारे कवियों ने, भक्ति काल के कवियों ने, प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में जो कवि थे उस समय के, तो उन्होंने राधा और कृष्ण को
अपने आराध्य या इष्ट के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन रीति काल तक आते आते रीति काल में वे ही राधा कृष्ण क्या बन जाते हैं, नायक नायिका के रूप में चित्रित होने लग जाते हैं। यानी नायक नायिका के रूप में राधा कृष्ण का वर्णन कवियों ने जो अपनी कविताओं में करने लगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर इनके राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका मात्र है, क्योंकि नायक नायिका के रूप में ही राधा कृष्ण को यहाँ पर चित्रित किया गया। गणानंद जैसे रीति मुक्त कवि के काव्य में कहीं कहीं भक्ति भाव की तीव्रता अवश्य दिखाई पड़ती है। हालांकि गणानंद जी ने कहीं कहीं पर ऐसे पद लिखे हैं जिससे उनकी राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम या भक्ति भावना है वो व्यक्त होती है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो कहीं कहीं पर प्रेम जो भक्ति भावना की तीव्रता जरूर दिखाई देती है, किंतु उनकी कविता का विषय प्रेम और विरह है। गणानंद जी की कविता का विषय क्या है, प्रेम और विरह, क्योंकि गणानंद जी खुद प्रेम और जो है विरह के पीड़ा के प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं, प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। तो केवल उन्होंने क्या किया, गणानंद जी की जो कविता का विषय मूल है वो प्रेम और जो है प्यारे विद्यार्थियों विरही है। समझ में आ रहा होगा। उन्होंने परकिया के रूप में श्री कृष्ण के प्रति हृदय का निवेदन किया है। उन्होंने किन्होंने, गणानंद जी ने। तो गणानंद जी ने परकिया नायिका की तरह जो है परकिया के रूप में ये नायिकाओं के बारे में हमने चित्रण है वो कर लिया है, वेदों के बारे में सब किया परकिया। तो श्री कृष्ण के प्रति हृदय का निवेदन है उन्होंने किया है। ठीक है, तो वो अपने पति से न प्रेम करके दूसरे से पति से प्रेम करे, दूसरे पुरुष से प्रेम करे, वो परकिया है। तो परकिया का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो नायिका है वो अपने श्री कृष्ण से उनका जो प्रेम है वो हुआ है। तो श्री कृष्ण के प्रति हृदय का निवेदन है वो किया है अपनी कविताओं के द्वारा। भाव, तीसरा जो पद है प्यारे विद्यार्थियों वो है भाव प्रवणता। भाव प्रवणता यानी क्या, इन रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के भाव कविताओं में दिखते हैं। भाव प्रवणता क्या है, भाव प्रवणता देखिए, रीति मुक्त कवियों की कविता में प्यारे विद्यार्थियों, रीति मुक्त कवियों की कविता में भाव प्रवणता की प्रधानता है। भाव प्रवणता इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। इनके काव्य में रीति कवियों की अलंकरणता एवं कृत्रिमता नहीं है। यानी अगर रीति मुक्त काव्य धारा की कवियों की बात करें, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि, उन काव्य धाराओं के कवियों में, रीति मुक्त काव्य धारा की कवियों में अलंकरणता और कृत्रिमता नहीं है, यानी बनावटीपन नहीं है। अलंकारों का ज़्यादा उन्होंने उपयोग नहीं किया, वो स्वाभाविक रूप से अलंकार आ गए हैं उनकी कविताओं में, वो अलग बात है। बाकी उनकी कविताओं में ज़्यादा अलंकार यानी नायक नायकों के सौंदर्य का जहाँ चित्रण किया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा अलंकार, छंदों का ज़्यादा प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कला पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि कला पक्ष उनकी कविताओं में सिद्ध हो गई है, एक तरह से आ गई है, वो अलग बात है। लेकिन उनकी कविताओं में अलंकरणता या कृत्रिमता का जो भाव है वो नहीं देखने को मिलता, बनावटीपन नहीं है। जो भोगा उन्होंने वही जो है प्रेम रूप में उन्होंने लिखा। गणानंद जी ने प्रीति को पटरानी और बुद्धि को दासी कहा है। गणानंद जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गणानंद जी ने प्रीति को पटरानी, प्रीति यानी प्रेम, प्रेम को क्या कहा, पटरानी कहा, तो बुद्धि को दासी कहा। बुद्धि उसकी क्या है, बुद्धि को दासी कहा। किसने कहा, गणानंद जी ने। गणानंद जी ने प्रीति यानी प्रेम को पटरानी कहा तो बुद्धि को दासी कहा। ये बात अच्छी बात है, लिख देना आप। ठीक है, प्रीति को पटरानी और बुद्धि को दासी कहा। तो इस प्रकार से ही आप भाव प्रवणता वाले बिंदु में आप ये चीजें लिख देंगे। चौथा बिंदु आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है विरह की प्रधानता। चौथी विशेषता क्या है, विरह की प्रधानता। विरह की प्रधानता। इस बिंदु में देखिए विरह तो होगा ही, क्योंकि स्वानुभूत प्रेम है उनका, तो किस प्रकार से प्रेम में पीड़ा को सहन करना पड़ता है, ये बात उन कवियों, रीति मुक्त कवि धारा के कवियों से भला कौन अधिक जान सकता है। तो विरह की प्रधानता देखिए, कवि ने लिखा है, इसे क्षमा करना, कि विरह की प्रधानता में मुख्य बात क्या है कि रीति मुक्त काव्य में विरह की प्रधानता है। रीति मुक्त जो काव्य धारा के
विशेषताओं की बात करें तो रीति मुक्त काव्य धारा में विरह की बहुत प्रधानता है। विरह, क्योंकि भोगा उन्होंने विरह, जैसे गणानंद जी ने भोगा, प्रेम की पीड़ा को उन्होंने सहन किया, तो विरह की प्रधानता है। इसका प्रमुख कारण है प्रिय की निष्ठुरता। क्यों हुई पीड़ा, क्यों हुई? अगर वह संयोग पक्ष में तो आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ पर आपको दुख नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रिय की निष्ठुरता दिखाई गई है। प्रिय अपनी प्रेमिका की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि वो नायिका जो है अपने प्रिय के लिए, अपने नायक के लिए तड़प रही है। तो वहाँ पर क्या है कि ये जो विरह की व्याकुलता वो देखने को मिलती है। तो निष्ठुर प्रिय की जो इसका प्रमुख कारण है यह है कि प्रिय की निष्ठुरता। प्रिय का हृदय बड़ा कठोर है, वह प्रेमिका के प्रेम को जो है महत्व नहीं दे रहा है या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। स्वयं गणानंद जी भी कई पदों में ये बात कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इस प्रकार से वो बात कह रहे हैं। निष्ठुर प्रिय को प्रेमी की कोई चिंता नहीं है। जो निष्ठुर, यहाँ पर विरह के कारण क्या है कि निष्ठुर जो प्रिय है उसको अपने प्रेमी की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। इस कारण, इस आधार पर जो है विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति गणानंद जी के काव्य में हुई है। बात मैंने बताई है कि ये इस प्रकार से विरह की जो प्रधानता है वो गणानंद जी के पदों में देखने को मिलती है। गणानंद जी की विरह की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है वो गणानंद जी के काव्य में हुई है। मछली का प्रेम भी उतना तीव्र नहीं है जितना गणानंद जी का प्रेम सुजान के प्रति। ये बात उदाहरण देकर के वो समझाते हैं गणानंद जी कि मछली भी इतना प्रेम अगर जल से वो नहीं करती है जितना गणानंद जी जो है सुजान से प्रेम करते हैं। ये बात उन्होंने अपने पद में बताई है कि हीन भय, ये आप लिख सकते हैं हीन भय जल मीन अधीन, या आप लिख सकते हैं हीन भय जल मीन अधीन कहा, मीन अधीन कहा। ये पद हमने पढ़े हैं, इनकी व्याख्या हमने की है। अधीन कहा कछु मोह अकुलाने समाने, कछु मोह अकुलाने समाने, मोह अकुलाने समाने। और क्या है कि नीर स्नेही को लाय कलंक, नीर स्नेह को, नीर स्नेही को, नीर स्नेही को लाय कलंक, लाय कलंक निराश हवे, निराश हवे, निराश हवे कायर त्यागत प्राणे, कायर त्यागत प्राणे। तो यहाँ पर देखिए गणानंद जी ने बात कही है मछली के प्रेम से मेरा जो प्रेम है वो श्रेष्ठ है। मीन माने मछली, तो मछली के पानी से, पानी के प्रति प्रेम से गणानंद जी का प्रेम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो उन्होंने इस पद में बात कही है कि हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलाने, कि जैसे ही पानी से वो अलग हो जाती है, कौन? मछली। पानी से अलग होते ही मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। यानी वह उसके विरह को, उसके वियोग को थोड़ा सा भी जो है झेल नहीं पाती है, सहन नहीं कर पाती है। एक मैं हूँ, गणानंद जी कहते हैं, एक मैं हूँ जो अपनी प्रेमिका के लिए, सुजान के लिए इस प्रकार से विरह को भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। इस प्रकार से जो प्रेमिका है इस रूप में बताया कि अधीन ने कहा कछु मोह अकुलाने समान, कि मेरे समान वो व्याकुल नहीं हो सकती। जैसे मैं अपनी प्रेमिका के लिए या अपने प्रिय के लिए व्याकुल रहता हूँ, उस प्रकार से वो मछली अपने पानी से थोड़ा सा भी अलग नहीं होती। थोड़ा सा अलग होते हुए मर जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन मैं तो उनके प्रिय के वियोग में तड़पता रहता हूँ। नीर स्नेही को लाय कलंक, वह अपने प्रेमी पानी को कलंकित करती है।
और निराश हवे कायर त्यागत प्राणे, और निराश होकर के वह कायर की भांति अपने प्राणों को त्याग देती है। कौन? मछली। लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, मैं उस प्रिय के वियोग को सहन करता हूँ, तड़पता रहता हूँ, लेकिन अपने प्राणों को अपने प्रिय के मिलन की आशा में अभी भी अपने शरीर में संजोए हुए रहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भाव व्यक्त हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों विरह की प्रधानता के, तो मछली का प्रेम भी उतना तीव्र नहीं है जितना गणानंद जी का प्रेम सुजान के प्रति है। तो ये आप पद उसमें इस लाइन के बाद में ये लिख देना, हीन बहे जल मीन अधीन कहाँ कचुमो अकुलान समाने, कि नीर स्नेह को लाय कलंक निराश वे कायर त्यागत प्राणे। ये आप लिख देना। फिर देखिए पांचवा पद अध्ययन में इसका बिंदु है, वो है जो है सौंदर्य चित्रण। अगली विशेषता है, अगली जो प्रवृत्ति है वो है सौंदर्य चित्रण, यानी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने सौंदर्य का चित्रण अपनी कविताओं में किया। देखिए किस प्रकार से रीतिमुक्त कवियों ने नायिका के सौंदर्य की झांकी बहुत सुंदर तरीके से अंकित की है। ये लाइन लिख देना कि रीतिमुक्त कवियों ने नायिका के सौंदर्य की जो झांकी है या नायिका के सौंदर्य का जो प्रतिबिंब है वह बहुत सुंदर तरीके से अंकित किया। उनके द्वारा चित्तित सुंदर मुख, नायिकाओं का वर्णन होगा तो सुंदर मुख का वर्णन, तो सुंदर मुख, उनका गोर वर्ण या गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें सबके मन को मोहित करने वाली होती है। तो ये नायिकाओं के सौंदर्य वर्णन में होता है। नायिकाओं का सौंदर्य की अगर आंखों की बात करें तो उनको भौं की बात करें तो धनुष की जो है उपमा दी जाती है, आंखों के लिए खंजन पक्षी की या फिर मछली की या फिर हिरणी की जो चंचलता को दिखाने के लिए वर्णन वो किया जाता है। सुंदरता के लिए खंजन पक्षी की तुलना की जाती है। ओठों के लिए जो बिंबा फल की जो है लालिमा के लिए बिंबा फल की जो है उपमा दी जाती है। नासिका के लिए जो है तोते के चोंच के समान, इस प्रकार का वर्णन वो किया जाता है। गोर वर्ण में सुनहरे सोने की सी आभा का या जो है कि सूर्य की उगती हुई धूप का, इस प्रकार का वर्णन वो किया जाता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों तो उस समय के या रीतिमुक्त काव्य धारा के जो कवि थे उनके द्वारा चित्रित सुंदर मुख है, गोरा रंग है, बड़ी बड़ी आंखें सबके मन को मोहित करने वाली होती है। ये नायिकाओं का सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। जब वह बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो और उसका अंग प्रत्यंग शोभा से युक्त है। और वह जब नायिका बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुख से फूल ही झड़ रहे हो, इतनी मधुर वाणी में बोलती है। तो एक उदाहरण देखिए इसका, ये आप लिख सकते हैं कि झलके अति सुंदर आनन, झलके अति सुंदर आनन, झलके अति सुंदर आनन। ये आप जरूर लिखेंगे बीच बीच में, बिंदुओं के बीच में इस प्रकार के पद। अति सुंदर आनन गोर छके दृग, गोर छके दृग, गोर छके दृग राजत काननी, राजत काननी छवे, काननी छवे, हंसी बोलन में, हंसी बोलन में, हंसी बोलन में, बोलन बोलन नहीं है, बोलन में, हंसी बोलन में, छवि फूलन की, छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर, वर्षा और ऊपर जाती है वे, जाती जाती है वे। तो इस प्रकार के पद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सौंदर्य का चित्रण किया गया है नायिका के, कि जब नायिका बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फूल झड़ रहे हो। उसके नायिका के अंग प्रत्यंगों की शोभा का चित्रण है वो किया गया है। जैसे झलके अति सुंदर आनन गोर, यानी उस नायिका के सुंदर से मुख, आनन मैंने मुख, सुंदर से गोर वर्ण के मुख को देखकर झलकता है, इस प्रकार से झलकता है। छके दृग राजति कानन छवे, और उसके कान तक उसकी सुंदरता, आंखों की जो
आंखें है वो कानों तक छू रही है, बड़ी सुंदर है, वो लग रही है, शोभित हो रही है। दृग राजति काननि चवे, दृग मैंने उसकी आंखें कानों को छूती हुई बड़ी शोभा को प्राप्त है। कानों को छूने का मतलब बड़े विशाल उसके नेत्र है, नायिका के गोर उसका वर्ण है जो कि छके मन मस्त करने वाले, आनंदित करने वाले हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की, और जब वह नायिका बोलती है तो नायिका के बोलने की छवि को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की वर्षा उर ऊपर ही जाती है, यानी सभी के हृदय के ऊपर है वो, जैसे कोई फूलों की बारिश वो हो रही हो। इस प्रकार का जब वह मीठी मधुर वाणी में बोलती है तो फूलों की वर्षा होती है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये पद आप अवश्य आप लिख देंगे इसमें सौंदर्य चित्रण में। अगला जो पद है वह प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो बिंदु है वो है, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लिख देना। ये बीच बीच में ज़रूर आपको लिखना है। 5 जो विशेषता है वो देखिए। प्रांजल भाषा, छठी विशेषता है प्रांजल भाषा। प्रांजल माने परिष्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने किया। तो प्रांजल भाषा, रीतिमुक्त कवियों का काव्य लौकिक पक्ष प्रधान है, यानी रीतिमुक्त कवियों का काव्य लौकिक पक्ष प्रधान है, यानी लोक के हित के लिए लोगों के लौकिक पक्ष के में प्रधानता को लिए हुए हैं। इस कारण इनकी भाषा सहज और जनोचित यानी लोगों के लिए उचित है। बाकी रीतिबद्ध रीतिसिद्ध कवियों ने इतनी ज़्यादा जो है लोकहित के लिए वो काव्यों को नहीं लिखा, क्योंकि ये दरबारी कवि थे और केवल दरबार तक सीमित कर रह गए, सामाजिकता से उनको कोई लेना देना नहीं था। तो इस कारण इनकी भाषा सहज और जनोचित थी, क्योंकि लौकिक पक्ष प्रधान था रीतिमुक्त काव्य धारा का। और इस कारण से प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है इनकी भाषा जो थी काव्य की, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों की, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों की भाषा क्या थी? सहज थी और जनोचित यानी लोगों के लिए उचित थी। इनकी भाषा प्रायः परिमार्जित, व्यवस्थित और प्रांजल थी, यानी परिमार्जित थी और परिष्कृत थी, एक तरह से व्यवस्थित थी, प्रांजल थी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के शब्दों में अगर बात कहें, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है वो कह रहे हैं इनके बारे में कि इन्होंने अलंकृत शैली का व्यवहार बराबर किया है, परंतु पांडित्य प्रदर्शन के लिए कभी नहीं। यानी हालांकि अलंकृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, अलंकृत शैली का प्रयोग किया, बराबर उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन इनके भाषा में पांडित्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने ये भाषा नहीं लिखी जिसे रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों ने की लिखी होगी। परंतु जो है पांडित्य प्रदर्शन के लिए इन्होंने कभी नहीं लिखी, हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए लिखी, यानी हृदय की स्थिति का सच्चा आभास, हृदय की अनुभूतियों का जो बिंब रूप में भाषा है वो उन्होंने लिखी थी। गणानंद जी तो भाषा प्रवीण है ही, गणानंद जी की बात करें तो गणानंद जी तो खुद जो है स्वयं ही भाषा प्रवीण थे। ठाकुर जी ने, ठाकुर कवि का नाम है, ठाकुर ने लोकोक्तियों का जैसा विनियोग किया है वैसा हिंदी के काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। यानी ठाकुर कवि जो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो इन्होंने भी जो अनेक लोकोक्तियों का अपने काव्य में प्रयोग किया और जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके बराबर हिंदी काव्य में अन्यत्र ऐसे लोकोक्तियाँ देखने को दुर्लभ है। तो इस प्रकार से यहाँ की उस समय की प्रांजल भाषा का जो है प्रयोग हुआ। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इस बिंदु को। रीतिमुक्त कवियों का काव्य लौकिक पक्ष प्रदान है, इस कारण इनकी भाषा सहज और जनोचित है। इनकी भाषा प्रायः परिमार्जित, व्यवस्थित एवं प्रांजल है। ठीक है, व्यवस्थित है, परिष्कृत है, शुद्ध है। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इनके बारे में लिखते हैं, इनको उद्धरण चिन्ह में आपको लिखना है, इन्वर्टेड कोमा में। इन्होंने अलंकृत शैली का व्यवहार बराबर किया है, परंतु पांडित्य प्रदर्शन के लिए कभी नहीं, हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए। इस प्रकार से पूर्ण विराम लगा करके इन्वर्टेड कोमा बंद, उद्धरण चिन्ह लगा देना है।
और घनानंद जी तो भाषा प्रवीण है ही है। ठाकुर ने लोकोक्तियों का जैसा विनियोग किया या जैसा प्रयोग किया वैसा हिंदी काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस प्रकार से ये प्रांजल भाषा का विद्यन बिंदु आप लिख देंगे। 7वां बिंदु की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण जैसे अन्य कवियों ने किया, तो रीतिमुक्त काव्य धाराओं की विशेषताओं में प्रकृति चित्रण है वो किस प्रकार से हुआ। रीतिमुक्त कवियों का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है, यानी प्रकृति रीतिमुक्त कवियों ने जो प्रकृति का वर्णन वो किस रूप में किया, उद्दीपन करने यानी उद्दीप्त करते हैं, जिसमें रस भाव है वो उद्दीप्त होते हैं। तो प्रकृति चित्रण का प्रयोग है वो रीतिमुक्त कवियों का चित्रण उद्दीपन रूप में उन्होंने किया। प्रकृति विरहणी के विरह को उद्दीप्त करती है। अब प्रकृति है, मैंने कहा संयोग पक्ष में यही प्रकृति है जो है अच्छा महसूस करवाती है नायिका को, नायक को, ठीक है। संयोग पक्ष में यही प्रकृति है वो सुकून देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है, लेकिन यही विरह की स्थिति में, वियोग की स्थिति में, विप्रलभ की स्थिति में क्या होती है, ये कष्टकारी बन जाती है, जो है पीड़ा देने वाली बन जाती है। तो यहाँ पर प्रकृति विरहणी के विरह को उद्दीप्त करती है और ज़्यादा उनको बढ़ाती है विरह को। जैसे कोयल की कूकू है, कोयल की कूक है, मयूर का नृत्य है, मयूर की केकी है, बिजली का चमकना है, बादलों की गर्जना है, चातक का पुकारना है, पपैये का बोलना है। विरहणी नायिका के हृदय को बेधती सी जान पड़ती है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, क्योंकि ये जो संयोग पक्ष में यही चीज़ें जो है आनंदकारी होती है और वो वियोग पक्ष में जो है क्या करती हैं, कष्ट को देने वाली है। जिसे मैंने एक बार बताया भी था आपको। जिससे अगर हम बात करें तो सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब तो लागत अति शीतल, तब तो लागत अति शीतल मोहे, अब लागत ज्वाला की पुंजे, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। तो जो कुंज गलियां कृष्ण के संयोग पक्ष में शीतलता को देने वाली है, वहीं अब गोपियों को वो विरह अवस्था में, वियोग अवस्था में ज्वाला की पुंज के समान, आग के समान वो लगती है। तो ये स्थितियाँ विरह वेदना में होती है। इसमें स्वाभाविक बात बताइए कि नायिका है जो है, ये विरहणी जो नायिका होती है उसके लिए कोयल का बोलना, कोयल का कूक, कोयल की कूक जो है, पपीये का स्वर है, चातक का स्वर है, बादलों की गर्जना है, ठीक है। और प्रकृति की जो चीज़ें आप बोल लीजिए, झरने की आवाज़ है या फिर बिजली की चमक है, ये सब नायिका के हृदय को बेधती है, उसको बेधती हुई सी जान पड़ती है, उसको सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। बिना प्रिय के, बिना नायक के वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। घनानंद जी ने अपनी पंक्तियों में इसी प्रकृति के इसी रूप का वर्णन किया। घनानंद जी ने देखो एक वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है कि काली कोयल कारी कूर को किला, ये वर्णन हमने किया था। कारी कूर को किला काहे को बेर काढ़ती रे, काली कूर को किला कहाँ को बेर काढ़ती रे, कहाँ को बेर काढ़ती निकालती है री। हे कोयल, तू क्यों जोर जोर से बोल बोल करके जो है मुझे कष्ट दे रही है, कहाँ का शत्रुता वो निकाल रही है। कूकी कूकी अब ही करे जो, कूकी कूकी, कूकी कूकी अब ही करे जो, कूकी कूकी अब ही करे जो, किन कोरिले, किन कोरिले, कोरिले माने खोद रही है, कुरेद रही है, कोरिले। पेंडे परे पापी एक अलापी, पेंडे परे, पेंडे मन पीछे पड़े, पेंडे परे ये क्या पड़े हैं पीछे, पापी, पेंडे परे ये पापी, कलापी, कलापी मन मोर, मोर मेरे पीछे पड़े हैं, बड़े पापी हैं। निसदोष जो रात दिन, निसदोष जो, जैसे ये रात दिन ये पापी मोर भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बोल बोल करके मुझे तड़पा रहे हैं। चातक घातक त्यों, और चातक जो पक्षी है वो मुझे घात लगा करके
मेरे को कष्ट दे रहा है। चातक घातक, चातक घातक त्यों ही, ठीक वैसे ही ये भी मुझे घात लगा करके पीड़ा दे रहा है। चातक घातक त्यों ही तू आनी फोरी ले। तो इस प्रकार से ही आप पद लिख देना। तो यहाँ पर घनानंद जी ने प्रकृति चित्रण का विरहिणी जो नायिका है या स्वयं घनानंद जी के लिए बात इसमें बताई है कि कोयल को संबोधित करते हुए यानी प्रकृति के चित्रण को करते हुए कह रहे हैं कि ये जो विरह को बढ़ाने वाली, उद्दीप्त करने वाली है, कष्टकारी है कि काली कोयल कोकिला है, काली क्रूर कोकिला कोयल कहाँ को बेर काटती है, क्यों बोल बोल करके मुझे सता रही है, तड़पा रही है, कहाँ को बेर यानी शत्रुता निकाल रही है। तुम जब बोलती है तो मुझे अपने प्रिय की ओर याद आती है, तो मेरा हृदय और अधिक वो विरह के कारण पीड़ित होता है। कूकी कूकी कि तुम जोर जोर से कूक कूक करके अबही करे जो कि कोरी ले, कि तुम बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरे कलेजे को, मेरे हृदय को कोरी मने खुरेद रही हो। पेंडे परे ये पापी कलापी, विरह की अवस्था में ये मेरे पेंडे मन पीछे पड़े हैं। कलापी मन मोर, दिन रात मेरे ये जो मोर है वो बोल बोल करके मधुर वाणी में नृत्य कर करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये पापी। चातक घातक त्यों ही तू आनी फोरी ले, और ये जो चातक पपैया है वो किस प्रकार से पीऊ पीऊ की बोली बोल करके मेरे पीछे पड़ करके त्यों ही तू आनी फोरे, यानी मेरे को आकर के ये फोड़ रहे हैं, अर्थात पीड़ा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति चित्रण का जो है वर्णन है वो घनानंद जी ने किया है। तो विरहिणी जो नायिका है उसके लिए ये पीड़ा बड़ी कष्टकारी बन जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो पद है वो है 8वां, इसका वर्णन हम अध्ययन बिंदु करेंगे। इसका बिंदु है मुक्त काव्य की रचना। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। मुक्त काव्य की रचना। मुक्त काव्य की रचना वाले बिंदु में आप लिखेंगे कि रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्त काव्य रचना की अधिक रही, यानी मुक्त काव्य स्वच्छंद धारा के कवि हो गए, ये रीति मुक्त थे, वो रीति की परंपरा से वो बंधे नहीं थे, तो इनके काव्य में मुक्तता का जो है देखने को प्रधानता वो रही है। तो रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति की बात करें तो रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्त काव्य रचना की अधिक रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्णन में आप लिख देना इस बिंदु में। इसी कारण इन्होंने कवित है सविया शैली में अपनी प्रेमानुभूतियों को व्यक्त किया है, यानी यहाँ के जो कवि थे, इस समय के कवि थे, उन्होंने कवित शैली, कवित जो छंद है सविया शैली है उसमें अपनी प्रेम अनुभूतियों को व्यक्त किया। ज़्यादातर कवित छंद का, सविया छंद का प्रयोग उन्होंने किया। मुक्त काव्य के लिए अनुभूति की जो गहनता आवश्यकता होती है उसकी कोई कमी यहाँ न थी, यानी मुक्त काव्य के लिए जो हृदय की जो अनुभूतियाँ होती है वो उनमें कोई कमी नहीं थी, और वह यहाँ पर जो है अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से इन कवियों ने अपने हृदय की अनुभूतियों को अपने काव्य में कविता के माध्यम से, सविया के माध्यम से उजागर की, निकाली। साथ ही समर्थ भाषा का उपयुक्त छंद ने इनकी मुक्त काव्य कला को और ज़्यादा शिखर तक पहुंचा दिया। इन्होंने अच्छी सामर्थ्यवान भाषा का प्रयोग किया, समर्थ भाषा और उपयुक्त जो छंद है, छंदों का प्रयोग करके अपनी मुक्त कला को और ज़्यादा शिखर पर पहुंचा दिया। तो ये वर्णन आप 8वां जो बिंदु है उसमें लिखना है। 9वां आत्मनिवेदन की शैली। 9वीं वर्णन है आत्मनिवेदन की शैली। आत्मनिवेदन की शैली ये भी विशेषता है। आत्मनिवेदन की शैली रीति मुक्त काव्य धारा की क्या थी? रीति मुक्त काव्य धारा की 8वीं, क्षमा करना, 9वां जो है ये बिंदु है आत्मनिवेदन की शैली। स्वच्छंद कवियों ने प्रेम की साधना को जीवन का मूल मंत्र माना। स्वच्छंद जो कवि थे रीति मुक्त काव्य धारा के, वो स्वच्छंद कवियों ने प्रेम की साधना को जीवन का मूल मंत्र, कि प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है, ये इनकी जीवन की मूल मंत्र रहा। ठीक है, इन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह दूती अथवा सखी का सहारा नहीं लिया। इन्होंने रीतिकाल के जो अन्य काव्य धारा के कवि है, जैसे रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध है, इन्होंने उनके अनुसार कोई दूती या कोई जो सखी है उसका सहारा इन्होंने नहीं लिया। आत्मनिवेदन की शैली अपनाई, यानी स्वयं ही निवेदन कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने भक्त कवियों की भांति अपने प्रेम का निवेदन स्वयं ही किया। जिस प्रकार से भक्त कवि है भक्ति काल के, उन्होंने अपने आराध्य इष्ट, अपने परमात्मा को, अपने
भगवान को जिस प्रकार से आत्मनिवेदन किया, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो या फिर कबीरदास जी हो, इन्हें स्वयं की कमियों को, गुणों को, अवगुणों को सबको अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दिया, आत्मनिवेदित कर दिया, आत्मसमर्पित कर दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया, अपने प्रेम का निवेदन है वो किया, स्वयं ही किया, भक्ति काल के कवियों की भांति प्रेम का निवेदन किया। इसके साथ ही इन्होंने समाज की चिंता किए बिना ही अपने प्रेम पात्रों को सीधे संबोधित किया। यानी इसमें जैसे जैसे भक्ति काल के कवियों ने जो समाज की चिंता न करके अपने मन के जो भाव थे उनको खुले, अपने मन के भाव को अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया, उसमें समाज को बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। ठीक उसी प्रकार से रीति मुक्त काव्य के कवियों ने जो है समाज की परवाह किए बिना सीधे ही जो है संबोधित है वो किया, अपने प्रेम पात्रों को सीधे संबोधित किया। गणानंद जी द्वारा सुजान को संबोधित करना सर्वविदित है। जिस प्रकार से गणानंद जी ने किसी लोक लाज को या समाज को न ध्यान में रख करके सुजान नाम की जो नर्तकी थी उसको भी अपने काव्य में स्थान दे करके, वो चाहे कृष्ण के रूप में ही क्यों न हो, सुजान नाम को जो है सर्वविदित है बात आती है। गणानंद जी द्वारा सुजान को संबोधित करना सर्वविदित है। तो ये आप आत्मनिवेदन वाली शैली में बात लिख सकते हैं। आत्मनिवेदन की शैली समझ में आ गई होगी, यानी स्वयं है वो अपने आराध्य या अपने जो प्रेमी या प्रेमिका को संबोधित करना, जिसमें समाज का न ध्यान नहीं रख करके तो अपनी खुले विचारधारा से अपने प्रिय को संबोधित करना की शैली है, वो आत्मनिवेदन की शैली है। अंतिम जो है 10वीं जो पॉइंट है वो है व्यक्ति परक जो है रचना। व्यक्तिपरक रचना, इस बिंदु में आप क्या लिखेंगे कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने व्यक्तिपरक अनुभूतियों का सच्चा प्रकाशन किया। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने जो है अपनी व्यक्तिपरक जो अनुभूतियाँ थी उसका सच्चा प्रकाशन है वो किया। व्यक्तिपरक अनुभूतियाँ यानी अपनी स्वयं की अनुभूतियाँ उसको उन्होंने प्रकाशित किया। उनकी नायिकाएं लौकिक जगत की हाड़ मास से युक्त प्रेमिकाएं हैं। उनकी अगर नायिकाएं की बात करें तो लौकिक जगत की संसार की है और जो हाड़ मास से युक्त यानी जो प्रेमिकाएं वो है। तो गणानंद की जो सुजान तो सर्वविदित ही है। गणानंद जी की जो सुजान नामक नर्तकी उससे प्रेम को उन्होंने किया तो वो जो सर्वविदित है, सबको पता ही है। बोधा, आलम तथा ठाकुर ने भी अपने प्रेम संबंधों को स्वीकार किया, यानी अपने सच्चे जो प्रेम को इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा और अपने प्रेम को सबके सामने उजागर किया, सबको जो है प्रेम संबंधों को स्वीकार किया, चाहे वो बोधा हो, चाहे आलम हो या फिर ठाकुर कवि हो। उनका प्रेम एकनिष्ठ है, यानी एकनिष्ठ प्रेम किया उन्होंने और उनकी अभिव्यक्ति व्यक्तिक संस्पर्श के कारण दर्द भरी और टीस भरी बन गई, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति है वो व्यक्तिकता के कारण क्या है, व्यक्तिकता के संस्पर्श से जो है दर्द भरी और टीस भरी, पीड़ा भरी, कष्ट भरी, वेदना भरी हो गई है। जैसा कि बोधा कवि ने कहा कि हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार तो कोई दिखात नहीं है। बोधा ने ये बात लिखी है, बोधा कवि ने अपने प्रेम एकनिष्ठ प्रेम के बारे में बताया है। बोधा कवि ने कहा अपने प्रेम निष्ठा के बारे में कि क्या लिखा कि हम कौन सो पीर कहें, हम कौन सो पीर कहें हम कौन सो पीर कहें अपनी, कि हम अपनी पीड़ा को किससे कहें कि दिलदार तो कोई दिखात नहीं, कोई ऐसा दिलदार नहीं है जिसके सामने हम अपनी पीड़ा को कह सके। दिलदार कौन, दिलदार तो कोई दिखात नहीं, यानी कोई ऐसा दिलदार नहीं जिसके सामने हम अपनी पीड़ा को कह सके। हम कौन सो पीर कहे अपनी, यानी अपनी पीड़ा को किससे कहें, ऐसा कोई दिलदार नहीं है, ऐसा कोई पीड़ा सुनने वाला कोई हमें दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिपरक जो रचना का जो अध्ययन बिंदु है, आप बिंदु है उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं, लिखेंगे आप। ठीक है, एक बार पुनः आप देख लीजिए इसको। व्यक्तिपरक रचना, रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने व्यक्तिपरक अनुभूतियों का सच्चा प्रकाशन किया। इनकी नायिकाएं लौकिक जगत की हाड़ मास से युक्त प्रेमिकाएं हैं। गणानंद की सुजान तो सर्वविदित है। बोधा, आलम तथा ठाकुर ने भी अपने प्रेम संबंधों को स्वीकार किया और उनका जो प्रेम एकनिष्ठ है और उनकी अभिव्यक्ति व्यक्तिकता के संस्पर्श के कारण दर्द भरी और
टीस भरी बन गई है। जैसा कि कवि बोधा ने कहा कि हम कौन सो पीर कहे अपनी दिलदार तो कोई दिखात नहीं। निष्कर्ष के रूप में आपको अंत में लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, अंत में इन प्रश्नों में आपको निष्कर्ष भी निकालना है। ये बिंदु भी ज़रूर लिखना आपको निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार रीतिकालीन कवियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने जहाँ काव्यांग विवेचन को प्रधानता देकर आचार्यत्व की प्रतिष्ठा की, वहीं रीति मुक्त कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति से मुक्त रहकर हार्दिक अनुभूतियों और अंतर्वेदनाओं का सरस चित्रण किया। यानी रीतिकालीन कवियों में अगर रीतिबद्ध काव्य धारा की बात करें तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने जहाँ काव्यांग विवेचन किया, रस छंद अलंकार नायक नायकों का भेद, इस प्रकार के काव्यांग विवेचन उन्होंने किया, उसको प्रधानता दी और फिर अपने आप को आचार्यत्व और पांडित्य जो प्रदर्शन है आचार्यत्व की प्रतिष्ठा की। वहीं पर रीति मुक्त काव्यधारा ने पांडित्य प्रदर्शन से बिल्कुल मुक्त होकर के, इस प्रवृत्ति से एकदम हट करके, उनसे हीन रह करके अपनी हार्दिक अनुभूतियों को और अंतर्वेदनाओं का साथ उन्होंने अपनी कविताओं का चित्रण किया। रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य थे और बाद में कवि, परंतु रीतिमुक्त रचनाकार आद्यंत कवि ही बने रहे। यानी रीतिबद्ध कवि तो पहले आचार्य थे, बाद में कवि बन गए, लेकिन रीतिमुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, रचनाकार थे, वो तो शुरू से लेकर अंत तक आद्यतन कवि ही रहे और इन्होंने कवित्र धर्म का अच्छा निर्वाह किया, इन्होंने कवि के धर्म को अच्छे प्रकार से निभाया। तो इस प्रकार से रीतिमुक्त काव्य धारा के इस विशेषता वाले प्रश्न में आपको निष्कर्ष के रूप में लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 प्रकार की विशेषताएं हैं रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों में। पहली विशेषता हमने पढ़ी स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, दूसरी विशेषता भक्ति का स्वरूप, तीसरी भाव परमणता, चौथी विशेषता विरह की प्रधानता, पांचवा है सौंदर्य चित्रण, छठी विशेषता है प्रांजल भाषा, सातवां है प्रकृति चित्रण, आठवीं विशेषता है मुक्त काव्य की रचना और नौवां आत्मनिवेदन की शैली और 10वां जो अंतिम है वो व्यक्ति परक जो है रचना और अंत में निष्कर्ष निकालना है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ठीक प्रकार से नोट्स बना करके लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके इस पाठ्यक्रम से संबंधित अगले प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक में इनके रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताओं को लिखेंगे और ठीक से इस प्रश्न को याद करेंगे, नोट्स बना करके याद भी करना है इसको ठीक प्रकार से, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों हर एक बिंदु में ये कुछ बिंदुओं के बीच में ये इस प्रकार के पद जरूर आप परीक्षा में लिखेंगे, तब आपका उत्तर प्रभावशाली बनता है और परीक्षक अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।